सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। साथियों, आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं डीट एसबी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जुलाई से स्टार्ट हो चुके थे। उनके तहत हमारा अभी ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ है, पेंटिंग पीजीटी पेंटिंग का, उसको पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। यह पेपर 15 जुलाई 2025 को हुआ था। यह पीजीटी फाइन आर्ट या पीजीटी पेंटिंग नाम से पेपर होता है। तो पीजीटी कैटेगरी का ये पेपर है। तो हम इसके प्रश्नों को देखेंगे और इस प्रश्न को देखने के बाद, इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि DSSB जो है किस प्रकार के प्रश्न या किस प्रकार का पेपर तैयार करती है। तो चलो शुरू करते हैं आज अपने प्रश्न। हम पहले जीके वाले प्रश्न ना पढ़कर डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं, जहाँ से हमारी क्लास शुरुआत होगी। आज का पहला प्रश्न, गुफा संख्या 26 के मार विजय पैनल में मार को किस प्रकार दर्शाया गया है। तो राक्षस सेना के साथ हाथी पर सवार होते हुए मार को यहाँ पर दर्शाया गया है। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। तो यह हरियाणा में स्थित है। महायान बौद्ध चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, उनको आपको बताना है। देवता पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। चित्रण का बैकग्राउंड लाल रंग का है। देवता के शरीर को पीले रंग से रंगा गया है। चित्रण में सामंजस्य स्थापित करने के लिए फीके रंगों का उपयोग किया गया है। तो आपको इसके अंदर सही उत्तर होता है केवल 1, 2 व 3। 1, 2 व 3 वाला जो ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी एक पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों बात सही है, बल्कि जो चौथी बात है वह बिल्कुल गलत है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के जल प्रबंधन और स्वच्छता के प्रति चिंता को प्रदर्शित करती है। तो यह है बिटुमेन से इसकी जलरोधी संरचना और उन्नत जल निकासी प्रणाली। विहार गुफा, जिसे गणेश लेनी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बाद के काल की गणेश की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी। इसकी खुदाई कहाँ की गई? तो इसकी खुदाई जो है जुन्नार से प्राप्त होती है। खुदाई जो है जुन्नार में की गई थी, जहाँ से हमें इस प्रकार की प्रतिमा प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता को के नाम से जाना जाता है, तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आप सभी जानते हैं इस बात को। प्रसिद्ध गंगावतरण शैलकृत उभार कहाँ स्थित है? यानी दीवार को ऊपर उकेर कर जो पेंटिंग बनाई गई है, रिलीफ पेंटिंग है, या जो दीवार पर पत्थरों को काट कर जो एक चित्र तैयार किया गया है, जिसका नाम है गंगावतरण, वह कहाँ पर बना है? तो यह महाबलीपुरम में बना हुआ है। एक प्रकार का भित्ति चित्रण है जो रिलीफ से बना हुआ है, यानी उबार कर पत्थर को त्रास कर बनाया गया एक दृश्य है ये गंगावतरण का। नृत्य करते हुए पुरुष की धड़ वाली मूर्ति किसके द्वारा खुदाई में प्राप्त की गई थी? यानी जो पुरुष की धड़ मूर्ति प्राप्त होती है, तो यह जो मूर्ति प्राप्त होती है उस स्थान की खुदाई किसके द्वारा करवाई गई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा इस स्थान की खुदाई करवाई गई थी। अजंता की गुफाओं में मार विजय की थीम को उत्कीर्ण किया गया है। मार को निरूपित करता है। मार को निरूपित करता है, यानी मार जो है किस चीज़ को दर्शाता है? तो मार जो है इच्छा को दर्शाता है। अपनी हथेली में कमल धारण करने वाले बोधिसत्व को क्या कहा जाता है? तो बोधिसत्व पद्मपाणि कहा जाता है। विश्वंतरा द्वारा अपनी पत्नी को सांत्वना देने के चित्रण में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता
अजंता संप्रदाय की शैली को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2, समृद्ध आभूषण, शानदार कपड़े की सजावट और भावपूर्ण हाव भाव। मौर्य काल के दौरान यक्ष मूर्तियों के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो आपके सामने है कि वे सभी तरफ से उत्कीर्ण थे, केवल सामने के भाग को छोड़कर से सभी भाग में बहुत कम या कोई अलंकरण नहीं था। ये बात बिल्कुल सही है कि मूर्तियों को विशेष रूप से चारों तरफ से उकेर कर बनाया गया था, लेकिन जो अलंकरण या जो देखने वाला भाग था वो केवल आगे का भाग था, पीछे का भाग साइड के भाग में इतना ज़्यादा काम नहीं किया गया। किस चालुक्य राजा ने बादामी गुफाओं के उत्खनन को संरक्षण दिया था? तो मंगलेश ने संरक्षण दिया था। पद्मपाणि बोधिसत्व की पेंटिंग किस अजंता गुफा में स्थित है? तो गुफा संख्या 1 में स्थित है। हड़प्पा की मुहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानक हड़प्पा मुहर जो है 2x2 इंच वर्गाकार की पट्टिका थी, यह सेल खड़ी या सैटेलाइट से बनाई गई थी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 1 व दोनों कथन आपके सही होते हैं। तो उसका साइज 2x2 आकार था और वह स्टेलाइट या सेल खड़ी से बनाया गया था। सेल खड़ी होती है पक्की हुई मिट्टी, जैसे टेराकोटा जिसका नाम लेते हैं, उस प्रकार की जो मिट्टी होती है इसी को सेल खड़ी कहा गया है। अजंता की प्रारंभिक चित्रकारी किन गुफा संख्या में पाई जाती है? तो अजंता के जो सबसे पहले चित्रकारी थी गुफा संख्या 9 व 10 के अंदर पाई जाती है। सबसे प्राचीन गुफाएं 9 व 10 को माना जाता है। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? तो खजुराहो के जो मंदिर है वह आपके नागर शैली में बने हुए हैं। विष्णु के गजेंद्र मुख मूर्ति किस मंदिर में देखी जा सकती है? तो यह दशावतार मंदिर देवगढ़ के अंदर आपको विष्णु की गजेंद्र मुख मूर्ति देखी जा सकती है। तो देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको थोड़ा अपना लेवल को सुधारना होगा। अभी लग रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी है, तो उसको थोड़ा और गहराई से थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर दीजिए। हमेशा प्रश्न ऐसे आते हैं कि दशावतार मंदिर कहाँ है, या विष्णु की मूर्ति किस मंदिर में, दशावतार मंदिर में। लेकिन यहाँ पर विष्णु की किस प्रकार की मूर्ति किस मंदिर के अंदर, इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। थोड़ा कन्फ्यूज करने वाले प्रश्न भी हैं ये। देश की आकृति के आधार पर नागर मंदिरों के अनेक उपविभाग हैं। तो जो शिखर है, शिखर की आकृति के आधार पर जो नागर मंदिर हैं उनके अनेक उपविभाग बने हुए हैं। मोहनजोदड़ो में कौन सी प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा खोजी गई थी जो अपनी गतिशील मुद्रा के लिए जानी जाती है? तो वह नर्तकी की मूर्ति। देश की गुफाओं में रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने का दृश्य कई बार दर्शाया गया है। तो वो गुफा है एलोरा, यानी एलोरा की गुफाओं के अंदर कई बार दृश्य देखने को मिलते हैं। कई बार, एक आधे बार नहीं, काफ़ी बार जो रावण द्वारा कैलाश उठाते हुए, जो पर्वत को हिलाते हुए जो दृश्य बना हुआ है वह कई जगह पर बना हुआ है एलोरा के अंदर ही। धनुषाकार भौहें एवं हल्की गुलाबी रंग से युक्त कमल की पंखुड़ी जैसी आंखें दर्शाई गई विशिष्ट मुखाकृति किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है? तो ये किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है। किशनगढ़ जो कि राजस्थानी चित्र शैली की एक उपशैली है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्रविड़ मंदिर आइकोनोग्राफी विषय वस्तु और स्थापत्य तकनीक के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो ये विशिष्ट मंदिर योजनाएं विमान आकृतियों जैसे अष्टकोणीय व गज पष्टाकार रूपों का चयन, प्राय देवता की प्रतिमा विद्या की प्रतीकात्मक और कार्यात्मक आवश्यकताओं के साथ संरेखित
करने के लिए किया जाता था। बूंदी शैली की चित्रकला में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता था? तो बूंदी शैली के अंदर खनिज रंगों का उपयोग होता था। किस गृह मंत्री के निर्देशन में सोमनाथ मंदिर का 7वीं बार पुनः निर्माण करवाया गया? तो वल्लभ भाई पटेल के समय में 7वीं बार पुनः निर्माण करवाया गया था सोमनाथ मंदिर का। द्रविड़ मंदिर वास्तुकला में विषय वस्तु एवं तकनीकों के अध्ययन में मुख्य क्या पता चलता है? तो आपको वहाँ पर पता चलता है मंदिर की योजना और आकार, प्रतिष्ठित किए जा रहे देवताओं की प्रतिमा विद्या से प्रभावित थे। मुगल चित्रकला शैली से स्वदेशी चित्रकला शैली को पृथक करने के लिए वर्ष 1916 में राजपूत चित्रकला शब्द किसने दिया? तो ये व्यक्ति थे आनंद कुमार स्वामी। इन्होंने राजस्थानी शैली को राजपूत चित्रकला का जो नाम दिया था वो मुगल चित्रकला से अलग दिखाने का ये एक प्रयास था। राजस्थान कला शैली किस कला शैली का विकसित रूप है? तो यह जैन शैली का विकसित रूप है। केंद्रीय प्राधिकरण के कमजोर होने पर हुए कलात्मक विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कलाकार नए संरक्षण केंद्रों में स्थानांतरित हो गए, शासकों के चित्र लोकप्रिय हो गए, पारंपरिक शैलियों का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया, या महाकाव्य कहानियों को चित्रित किया गया। तो आपके 1, 2 और 4 ऑप्शन जो इसके सही है। ऑप्शन 1 सही है, इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है और आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। पारंपरिक शैलियों को पूर्णतः परित्याग किया गया, ये बात इनकी बिल्कुल गलत है और बाकी सभी बातें इनकी सही है। चोल काल की प्रारंभिक कांस्य मूर्तियों का संबंध मुख्यतः किस देवता से है? तो नटराज के रूप में जो शिव है उनसे संबंधित बने हुए हैं चोल काल की प्रारंभिक मूर्तियाँ। कुतुब मीनार के पास कौन सी महत्वपूर्ण संरचना स्थित है जो अपने लौह स्तंभ के लिए जानी जाती है? तो वह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनी हुई है। अष्टशास्त्री का प्रज्ञापारमिता या ज्ञान की पूर्णता किस बौद्ध मठ में चित्रित की गई थी? तो यह नालंदा के अंदर चित्रित की गई थी। वर्ष 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने किस पुस्तक में राजस्थानी चित्रकला का शब्द का परिचय दिया है? तो वह आपकी राजपूत पेंटिंग। द्रविड़ मंदिर वास्तुकला में गोपुरम का क्या उद्देश्य है? तो यह मंदिर की परिसर की दीवार के प्रवेश द्वार पर बना एक ऊंचा प्रवेश द्वार होता है। गोपुरम जो है पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, ये इंग्लिश के अंदर इनका करके देखा गया है। तो देखिए क्या लिखा है इसके अंदर दिया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट लेबल्ड असर्शन एंड रीजन। यानी आपको कथन और अभिकथन के बारे में इनको बताना है, कौन सा कथन सत्य है कौन सा गलत है। अभिकथन आपका ए है, द पेंटिंग कृष्णा विद गोपीज, एक पेंटिंग है कृष्णा गोपियों के साथ में कृष्ण, बाय मानकू यूज्ड बोल्ड कलर कंट्रास्ट एंड ज्योमेट्रिक रियलिस्टिक टिपिक इमोशनली इंटेंस सीन फ्रॉम द गीत गोविंद। यानी मानकू ने एक चित्र बनाया है गोपियों के साथ कृष्ण, जिसके अंदर बोल्ड और कॉन्ट्रास्ट कलर का इस्तेमाल किया है और ज्यामितीय आकृतियों का इस्तेमाल करके इस सीन को दर्शाया गया है। और ये सीन जो है गीत गोविंद से लिया गया है, ये बात कहता है कथन ए। दूसरा है, बसोली सब स्कूल इज़ नोन फॉर सबड्यूड नेचुरलिज्म, प्राकृतिकवाद,
यूज ऑफ परस्पेक्टिव एंड म्यूटेड कलर प्लेट ऑफ पोएट्री डिवाइन थीम्स द रिलीजन। और जो रीजन आर है वह कहता है कि बसोली उपशैली अपनी मंद प्रकृतिवाद परिप्रेक्ष्य के उपयोग और देवीय विषयों को यथार्थ के साथ चित्रित करने हेतु मंद रंगों के लिए जानी जाती है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो पूछा गया है कि क्या दोनों कथन सत्य है। पहला क्या था, पहले में ये बात कही गई थी कि मानकों द्वारा निर्मित कृष्णविद गोपियों चित्र में गीत गोविंद के एक भावनात्मक रूप में गहन दृश्य को चित्रित करने के लिए गहरे रंगों और ज्यामितीय शैली का उपयोग किया गया है। ये बात पहले सेंटेंस कहता है। और दूसरा आपको मैंने अभी बताया कि इसके अंदर लिखा गया है कि बसोली उपशैली अपनी मंद प्रकृतिवाद परिप्रेक्ष्य के उपयोग और देवीय विषयों को यथार्थ के साथ चित्रित करने हेतु मंद रंगों को के लिए जानी जाती है। तो इसके अंदर आपका जो ए वाला है वह सत्य है और बी दूसरा जो है रीज़न जो आर है वह गलत है। सोलह परसेंट भी यहाँ पर इनका इंग्लिश के अंदर है। तो देखिए, गोल गुम्बद इज फेमस फॉर हैविंग विच डिस्टिंक्शन इन डोम आर्किटेक्चर, यानी जो गोल गुम्बद है वह अपनी किस विशेषता के लिए जाना जाता है। गोल गुम्बद अपनी किस विशेषता के लिए जाना जाता है। तो उसका सही उत्तर है द सेकंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड विदाउट सपोर्ट पिलर्स। यह बिना आधार स्तंभों वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। इसकी क्या विशेषता है कि यह विश्व का दूसरा ऐसा स्तंभ है, विश्व का दूसरा ऐसा स्तंभ है कि जिसके आधार स्तंभ नहीं है। बिना आधार स्तंभों वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गोल गुंबद है ये, जो गोल गुंबद नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। Which is the following best reflect the architectural transformation introduced by Indo-Islamic builder in medieval India? ये प्रश्न 17वां कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत में इंडो इस्लामिक निर्माताओं द्वारा किए गए स्थापत्य परिवर्तन को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है वह इसका सही उत्तर होगा। इसमें 4 में क्या लिखा गया है, ऑप्शन 4 आपका कहता है कि गुंबदों को सहारा देने के लिए वो साइन और कीस्टोन का उपयोग करते हुए ट्रेबिट रूपों की जगह धनुषाकार निर्माण को धीरे धीरे अपनाया जा रहा है। ये कुछ प्रश्न काफ़ी खतरनाक देखने को मिलेंगे, कुछ प्रश्न आपको आसान देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के आपको प्रश्न आएंगे। इतना जो लेवल टफ है, इतना लेवल टफ उसका नहीं होगा, थोड़ा इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहचान कीजिए कि ताजमहल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सी सही है। मकबरे की आंतरिक व्यवस्था के नीचे एक तहखाना और ऊपर एक मेहराबदार षटकोणीय मकबरा कक्ष है, जिसके प्रत्येक कोण पर एक कक्ष बना है। कुरान की आयतें लिखने के लिए सफ़ेद संगमरमर में जेस्पर जड़ाई के साथ सुलेखन कला का उपयोग किया गया है, यानी कैलीग्राफी का उपयोग किया गया है। तो आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 सत्य है, यानी कुरान की आयतें लिखने के लिए सफ़ेद संगमर में जेस्पर की जड़ाई के साथ सुलेखन कला का उपयोग किया गया, ये बात सही है और पहली बात इसकी गलत है। भारत में संगमरमर की उत्कृष्ट कारीगरी के लिए विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये प्रसिद्ध जैन मंदिर देलवाड़ा में स्थित है। नागर शैली के मंदिर वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शमशाना संरचना का सही वर्णन करता है? तो सीधी ढलान वाली छतों वाली एक चौड़ी और छोटी संरचना।
पहचान कीजिए कि दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। सावंत सिंह ने नागरीदास उपनाम से अवधि में कृष्ण और राधा पर भक्ति काव्य की रचना की थी। उन्होंने बिहारी जस चंद्रिका नामक एक कविता लिखी जो निहाल चंद्र की बनी ठनी पेंटिंग का आधार बनी। बनी ठनी राज सिंह की पत्नी की सेविका तथा एक प्रभावशाली कवित्री, गायिका और नर्तकी थी। तो इसके अंदर कौन सा कथन सही है? तो आपके 1, 2 व 3, एक है 2 व 3, केवल 2 व 3, 2 और 3 जो है ऑप्शन सही है। एक यह वाला सही है और यह वाला सही है। पहली बात इसकी गलत है कि सावंत सिंह ने नागरीदास नाम से अवधि में कृष्ण राधा पर भक्ति काव्य की रचना की थी। नागरीदास उनका उपनाम था, कोई इनकी रचना नहीं थी, केवल इनका ये उपनाम था नागरीदास। तो इसके ऑप्शन 2 और 3 वाला जो ऑप्शन है वो आपके सही हैं। मुगल कालीन चित्रकला शैली निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये दरबार के दृश्य और प्रकृतिवाद का चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। 1591 की बूंदी रागमाला जो बूंदी चित्रकला के आरंभ और रचनात्मक चरण को दर्शाती है, कहाँ चित्र गई थी? तो ये चुनार के अंदर चित्र की गई, जिसको चुनार रागमाला के नाम से भी जानते हैं। चुनार रागमाला जो है इसको, ये बूंदी रागमाला है जो चुनार में चित्रित की गई थी, इसलिए इसको चुनार रागमाला कहा जाता है। ये चुनारा इंग्लिश में से ट्रांसलेट किया इसलिए ऐसा नाम दे दिया चुनारा, लेकिन ये क्या नाम है? चुनार है। यानी बूंदी की जो रागमाला ग्रंथ है ये चुनार में चित्रित किया गया था, इसलिए आप जब बूंदी शैली पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप चुनार रागमाला का नाम देखते हैं, वही चुनार रागमाला की जिक्र किया गया है। किस मुगल चित्रकार ने गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण का चित्र बनाया था? तो ये चित्र मिस्किन ने बनाया था, काफ़ी प्रसिद्ध चित्र हैं इनके। उस्ताद मंसूर किस चित्रकला में विशेषज्ञ थे? तो उस्ताद मंसूर जीव जंतु, पशु पक्षी व पौधों के चित्र बनाने में विशेष प्रसिद्ध थे। रामायण का युद्धकांड जो है किसकी एक उत्कृष्ट पेंटिंग है? तो शाहबुद्दीन की एक उत्कृष्ट पेंटिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल लघु चित्रकला की प्रकृति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इस्लामी, हिंदू और यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र का एक परिष्कृत मिश्रण जो है आपका मुगल लघु चित्रकला की प्रकृति का सर्वोत्तम वर्णन करता है। मुगल दरबार के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण किस क्षेत्र की कलात्मक परंपराएं उल्लेखनीय रूप से विकसित हुई है? तो ये है जयपुर। अठारह 1810 में दाना के द्वारा चित्रित पोलो खेलती राजकुमारियों की पेंटिंग किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? तो महाराजा मान सिंह के समय में ये चित्र बनाया गया था। पोलो खेलती राजकुमारियाँ, पोलो या चौगान प्लेयर भी कहते हैं, तो चौगान प्लेयर दाना के द्वारा बनाया गया था और राजा मान सिंह के समय चित्र किया गया था। और चित्र ये जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली का प्रमुख चित्र है। ये जोधपुर शैली का, जिसको कई बार नाम देखें तो अब चौगान प्लेयर नाम आएगा या पोलो खेलते हुए, इस प्रकार का चित्र के नाम से मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी बनी ठनी चित्रकला में राजा के चेहरे की विशेषता नहीं है? तो चौड़ी समतल जो नासा है वह बनी ठनी चेहरे की विशेषता नहीं है। बाकी बाहों की अतिरंजित चाप, गहरे वक्रित नेत्र और बालों का सर्बिल कर्ल, ये सभी इसकी विशेषता है। मुगल चित्रकला के शिखर काल में इस्लामिक, हिंदू और यूरोपीय दृश्य संस्कृति और सौंदर्य शास्त्र का एक अत्यंत परिष्कृत मिश्रण प्रस्तुत किया है। मुगल चित्र शैली में सूक्ष्मता और उत्कृष्टता प्रदान की लगभग त्रिआयामी आकृतियों को चित्रित किया और ऑप्टिकल वास्तविकता का निर्माण किया। ये पेंटिंग केवल शाही परिवारों द्वारा देखे जाने के लिए थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1, 2 व 3 तीनों ही इसकी बातें सही है कि मुगल चित्रकला शिखर के
शिखर काल ने इस्लामी, हिंदू और यूरोपीय कला संस्कृति सौंदर्य का एक अत्यंत परिष्कृत मिश्रण प्रस्तुत किया था। मुगल शैली ने सूक्ष्मता, उत्कृष्टता प्रदान की थी, यह बात भी सही है। और ये पेंटिंग केवल शाही परिवारों द्वारा देखने के लिए जाने जाते थे। तो इसके तीनों ही कथन इसके क्या है, सही है। काफ़ी बड़े प्रश्न हैं, तो इसलिए क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, धैर्य बनाकर रखें बच्चों। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र झूले पर कृष्ण किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो चित्र नूरुद्दीन के द्वारा बनाया गया है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई मारू रागनी की पेंटिंग मौजूद शिलालेख में मेवाड़ के किस शासक का उल्लेख है? तो राणा जगत सिंह का उल्लेख देखने को मिलता है। किस कलाकार ने बनी ठनी पेंटिंग में बनी ठनी चित्र बनाया था? किस कलाकार ने किशनगढ़ शैली में बनी ठनी पेंटिंग बनाई थी या बनी ठनी चित्र बनाया था? तो चित्र बनाने वाले व्यक्ति थे निहाल चंद। उत्कल राम ने राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा के चित्रों में कौन सा तकनीक अपनाई थी? तो कागज पर टेम्परा रंगों का उपयोग करते हुए चित्र बनाया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष तुलसीराम द्वारा अनिरुद्ध सिंह के घुड़सवार रूप चित्र का निर्माण किया गया था? तो 1680 ईस्वी में निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से किस संग्रह में संत कबीर और संत रविदास की मुगल पेंटिंग संरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। मुगल आर्टिस्ट के साथ निकट संपर्क के कारण किस राजपूत शैली में मुगल रिफाइनमेंट और हल्के रंगों को दर्शाने वाली चित्रकला शैली विकसित हुई थी? तो वो है बीकानेर शैली। जहांगीर के दरबार में जेबरा चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? जेबरा तुर्कों द्वारा इथियोपिया से लाया गया था और मीर जाफर ने जहांगीर को भेंट किया था। जहांगीर ने सोचा था कि जेबरा एक घोड़ा हो सकता है जिस पर धारियों से पेंट किया गया है। यह चित्रकला उस्ताद मंसूर, जिन्हें नादिर उल असर की नाम से जाना जाता है, के द्वारा बनाई गई थी। यह चित्रकला जहांगीर के द्वारा शाह अब्बास को उपहार में दी गई और उनके संग्रह में शामिल हो गई। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान चित्रकला में अलंकृत किनारे जोड़े गए थे। तो इसके अंदर आप देखते हैं, पूछा गया कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 5 कथन सही है। यानी जेबरा तुर्कों द्वारा ये लाया गया था और भेंट किया गया था जहांगीर को, यह बात सही है। जहांगीर ने सोचा ये घोड़ा हो सकता है, एक इस पर रंग किया गया है, ये बात भी सही है। यह जो चित्र है उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया था, यह बात भी बिल्कुल सही है। और 5वां इसका सही ऑप्शन क्या होगा? शाहजहाँ के शासनकाल में चित्रकला में अलंकृत किनारे जोड़े गए थे, यह बात भी सही है। लेकिन यह चित्र शाह अब्बास को उपहार के रूप में दिया गया, ये वाली बात इसकी गलत है। तो आपके 1, 2 व 5 वाला ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कि चित्र को किस प्रकार प्रश्न बनाया गया है। जेबरा सामान्य सा चित्र है, कई बार आता है एग्जाम में कि जेबरा चित्र किसने बनाया था, लेकिन यहाँ पर एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के इस प्रकार बना दिया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो इस प्रकार आपको चित्रों में डिटेल थोड़ी पता होनी चाहिए। मिस्किन की पेंटिंग कृष्ण पर झूले, कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाना किस महाकाव्य पर आधारित है? तो ये पेंटिंग जो है हरिवंश पुराण पर आधारित है। हरिपुरा कांग्रेस के लिए नंदलाल बोस ने 1938 के पैनल का शीर्षक क्या है, जिसमें एक किसान को खेत जोतते हुए दिखाया गया है? तो ये इसका शीर्षक है टिलर ऑफ द सॉइल। टिलर ऑफ द सॉइल। भारत में 1963 में गठित किस कलाकार नेतृत्व वाले समूह ने कला में विचारधारा से अधिक भौतिक बनावट एवं सतह पर बल दिया था?
तो ग्रुप 1890 के जो कलाकार थे उन्होंने इस प्रकार की विचारधारा से अधिक भौतिक बनावट पर बल दिया था। के हेबर की चित्रकला श्रृंखला कविता का जन्म किसका प्रतीक है? तो ये जीवन की काव्यात्मकता, अभिव्यक्ति में प्रकृति का विकास है, इसका प्रतीक है कविता का जन्म। गगनेंद्र नाथ टैगोर अपनी चित्रकला में किस आधुनिक कला शैली का उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध है? तो वह घनवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। गीतात्मक और आध्यात्मिक गहराई को अभिव्यक्त करने के लिए हेबर ने बर्थ ऑफ पोएट्री कविता का जन्म में अक्सर किस दृश्य पहलू का उपयोग किया है? सुलेख लाइन यानी कैलीग्राफी का प्रयोग किया है। अब देखिए उस चित्र को किस प्रकार बताया। बहुत अधिकतम प्रश्नों में आता है के हेबर का कि कविता का जन्म चित्र किसका बना है? के हेबर का बना है। लेकिन यहाँ पर दो प्रश्न बना दिए। पहला पूछा है कि उसके अंदर किसको दिखाया गया है और इसको किस प्रकार का पहलू दिखाया गया है। सुलेखन लाइन यानी चित्र के अंदर क्या बना है। तो ये प्रश्न इस प्रकार इस बार घुमा के थोड़ा पूछ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा आगे के लिए। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 4 है। जेमिनी राय की मदर एंड चाइल्ड निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो यह कालीघाट एवं जो कालीघाट परंपरा है या कालीघाट के जो पेंटिंग्स है उनसे प्रभावित ये चित्र बना हुआ है जेमिनी राय का। निम्नलिखित में से किसे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का अग्रणी माना जाता है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर को ही अग्रणी माना जाता है। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर किसकी रचना है? तो यह M.F. हुसैन की एक मूवीज का नाम है। ऑयल पेंटिंग पद्धति का उपयोग करके पेंट करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा थे। ये प्रश्न हमें रात ही जो हमारी टेट सीरीज चल रही है उसके अंदर हमने ये प्रश्न पढ़े हैं कुछ। तो निम्नलिखित में से किस प्रिंटिंग तकनीकों में प्लेटें, रबर या मृदु प्लास्टिक को डालकर तैयार किया जाता है? तो है फ्लेक्सोग्राफी। जी.आर. संतोष के अमूर्त कार्यों पर किस पारंपरिक भारतीय दार्शनिक विद्यालय का सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है? तो वो थे कश्मीर शैव दर्शन। सोमनाथ होर की चिल्ड्रन सीरीज की थीम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो पीड़ा और विस्थापन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिस्ट स्पष्ट रेखाओं के साथ रूपों को सरल बनाने और आधुनिक भारतीय कला में योगदान देने वाले लोक कला तत्वों का उपयोग करने के लिए जाना जाता था? तो वो थे जामिनी राय। उन्नीस 1980 के दशक की M.F. हुसैन की मदर टेरेसा की पेंटिंग किस प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकृति से प्रभावित है? तो वह है माइकल एंजेलो की पिएटा से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृष्णा रेड्डी की कलाकृति वर्लपुल के संबंध में सही है? तो वर्लपुल में प्रयुक्त शांता मुद्रण में रंगों को आपस में मिलाने से रोकने के लिए अलसी के तेल के विभिन्न सांद्रताओं का उपयोग करके एक ही धातु के प्लेट पर कई रंग लगाए जाते हैं। ये इनकी बिल्कुल कथन बात जो है सही है। रामकिंकर बेज की 1937 की मूर्ति संथाल परिवार में व्यक्तियों के साथ किस जानवर को चलते हुए दिखाया गया है? तो आप उस मूर्ति में देखेंगे तो व्यक्तियों के साथ में कुत्ते को दर्शाया गया है। 1935 में निर्मित पेंटिंग ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स की कलाकृति है। तो ये ग्रुप ऑफ 3 महिलाएं जो है यह अमृता शेरगिल का चित्र है।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिमा धनराज भगत द्वारा बनाई गई थी? तो स्पिरिट ऑफ वर्क, ये जो मूर्ति है धनराज भगत के द्वारा बनाई गई है। एन.एस. बेंद्रे की पेंटिंग गॉसिप यानी गपशप उनके कार्यों के किस काल से संबंधित है? तो यह अलंकारिक आख्यान चरण से संबंधित है। वर्ष 1959 ईस्वी में चेन्नई के मरीन बीच पर स्थापित किए गए देवी प्रसाद राज चौधरी की विशाल कांस्य की मूर्ति किस प्राथमिक विषय वस्तु को दर्शाती है? तो राष्ट्र निर्माण में मानव का श्रम का जो महत्व है उसको दर्शाती है। राष्ट्र निर्माण में मानव श्रम का महत्व। सतीश गुजराल द्वारा निर्मित ध्यान मुद्रा वाली मूर्ति किस माध्यम से बनाई गई है? तो वह ब्रोंज में बनाई गई है। पहचाने कि दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है, सही है? कथन एक कहता है राम किंकर बेज की मूर्ति संथाल परिवार अभिव्यंजनावादी और आधुनिकतावादी तकनीकों का उपयोग करके ग्रामीण भारत की सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाती है। दूसरा कहता है संथाल परिवार की मूर्ति पूरी तरह संगमरमर से उत्कीर्ण की गई है जो कि बेज के शास्त्रीय दृष्टिकोण को उजागर करती है। तो उसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 आपका केवल सही है कि चौथा ऑप्शन जिसमें लिखा है कथन 1 सही है, यानी कथन जो 1 है वही आपका सही उत्तर होगा कि राम किंकर की जो मूर्ति है संथाल परिवार अभिव्यंजनावादी और आधुनिकतावादी तकनीकों का उपयोग करके ग्रामीण भारत की सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाती है। बस यही बात सही है और दूसरी बात इनकी पूरी तरह से गलत है। वस्तु अध्ययन में कंटूर ड्राइंग पद का अर्थ क्या है? तो कंटूर ड्राइंग का अर्थ है रूपरेखा और महत्वपूर्ण विवरण ड्रॉ करना। लिथोग्राफ बनाने के लिए प्राय किसका उपयोग किया जाता है? तो पत्थर या धातु की प्लेट का उपयोग किया जाता है। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में शुरू की गई प्रिंट मेकिंग का सबसे प्रारंभिक रूप क्या था तथा इसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो प्रारंभिक 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में लेटर प्रेस और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत की गई थी। भारत में प्रिंट मेकिंग का व्यवस्थित अध्ययन और अध्यापन मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? तो वह प्रिंट मेकिंग का जो मुख्य रूप से अध्ययन व अध्यापन हुआ था वह शांति निकेतन में हुआ था। अमरनाथ सहगल की मूर्तिकला क्राइस्ट अनहर्ड का प्राथमिक विषय क्या है? तो सामाजिक अन्याय और मानवीय पीड़ा के विरुद्ध विरोध। शंको चौधरी द्वारा निर्मित फिगर किस लकड़ी में बनी हुई है? तो यह एबोनी लकड़ी से बना है। पहले यह प्रश्न आया था कि शंको चौधरी का जो फिगर नाम की जो मूर्ति शिल्प है वह किस माध्यम में बनी है, लकड़ी में बनी है। इस प्रकार प्रश्न में दे दिया किस लकड़ी से बनी है, तो एबोनी लकड़ी से बनी है। तो आपको इतना गहराई के साथ भी पढ़ना पड़ेगा। अब अगर लकड़ी बनी है तो कौन सी लकड़ी है, पत्थर है तो कौन सा पत्थर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश के कारण होने वाली प्रकाशीय घटना नहीं है? तो ध्वनि प्रतिध्वनि जो है प्रकाशीय घटना नहीं है। पहचान कीजिए कि दिए गए कथनों में से सही है, कौन सा कथन सही है। शंको चौधरी की अमूर्त मूर्तियां अक्सर आयतन और रिक्ति के मध्य के संबंधों को उजागर करती है जो भारतीय आध्यात्मिकता और पश्चिमी आधुनिकतावाद दोनों के प्रभावों को दर्शाती है। कथन 2 कहता है शंको चौधरी ने धातु और लकड़ी का उपयोग न करते हुए केवल शिलाओं को ही माध्यम बनाकर मूर्तियों का निर्माण किया था। तो आपका इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। वो कह रहा है कथन 1 सही है, यानी कथन 1 वाला सही है। शंको चौधरी की अमूर्त मूर्तियां अक्सर आयतन और रिक्तियों के मध्य के संबंधों को उजागर करती है।
ये वाला कथन बिल्कुल सही है। पहचान कीजिए कि दिए गए कथनों में से कौन से सही है। पहला है, अनुपम सूद मुख्यतः नक्काशी में अपने प्रिंट मेकिंग कार्य के लिए जानी जाती है। अनुपम सूद मुख्यतः नक्काशी में अपने प्रिंट मेकिंग कार्य के लिए जानी जाती है। अनुपम सूद की ऑफ वॉल सीरीज भावनात्मक एवं सामाजिक बाधाओं का प्रतीक है। तो यहाँ पर आपके कथन एक व कथन दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक सही उत्तर होगा कि कथन एक व कथन दोनों ही आपके सही उत्तर हैं। प्राकृतिक और ज्यामितीय आकृतियाँ बनाने के लिए सामान्यतः किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक और ज्यामितीय आकृतियाँ बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जाता है सामान्यतः। ऑब्जर्वेशन के आधार पर फलों और फूलों का रेखा चित्र बनाते समय कौन सा कलात्मक गठन सबसे अधिक हाईलाइट होता है। तो वो होता है टेक्सचर। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। राजा रविवर्मा के मुद्रणालय ने भारत में पौराणिक पात्रों के लिथोग्राफिक प्रिंट को लोकप्रिय बनाया। कथन दूसरा कहता है, उनके मुद्रणालय ने श्वेत श्याम चित्रों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए वुडकट तकनीकों को अपनाया था। तो इसके अंदर आपके कथन ऑप्शन 4 सही है। वो कहता है कथन ए कथन तो सही है, लेकिन कथन दूसरा है वह गलत है। यह कथन आपका गलत है, एक सही है। उन्होंने पेंटिंग को पूरे भारत में प्रसिद्ध बनाया, लोकप्रिय बनाया प्रिंटिंग के द्वारा, लिथोग्राफी के द्वारा। ये बात सही है, लेकिन ये कहते हैं लिथोग्राफी के अंदर केवल ब्लैक एंड वाइट चित्र बने, ये बल्कि बात गलत है। और वुड कट का उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था। किस विधि में अमल का उपयोग करके प्रिंट बनाने के लिए धातु के प्लेट का उपयोग किया जाता है। तो वह है एचिंग या निराक्षरण के द्वारा इसका धातु प्लेट का उपयोग किया जाता है। पहचाने कि दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। सोमनाथ होर के प्रिंट सामाजिक यथार्थवाद को दर्शाते हैं और हाशिए पर पड़े समुदायों की पीड़ा पर केंद्रित है। दूसरा कथन है, रघुनाथ मोहपात्रा ने भारतीय प्रिंट मेकिंग में आधुनिक अमूर्त तकनीकों की शुरुआत की थी। तो पहला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दिया है कथन एक सही है, यानी पहली बात ही इसकी सही है, दूसरी गलत होती है कि सोमनाथ होर के प्रिंट सामाजिक यथार्थवाद को दर्शाते हैं और हाशिए पर पड़े समुदायों की पीड़ा पर केंद्रित है। भारत में मशीन प्रिंटिंग की शुरुआत किस वर्ष होती है। तो वह 16वीं शताब्दी के अंदर होती है। अमरनाथ सहगल द्वारा निर्मित क्राइस्ट अनहर्ड प्रतिमा से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। तो 1958 में बनाया था कांस्य के अंदर। निम्नलिखित में से किस समकालीन भारतीय मूर्तिकार को सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर पर्यावरण अधिष्ठान बनाने के लिए जाना जाता है। तो वह है अनीश कपूर। धनराज भगत की स्टैंडिंग वुमन में आकृति का आसन सामान्यता को निरूपित करता है। सीधे ऊर्ध्वाधर खड़े होने की भंगिमा। समग्र संतुलन से समझौता किए बिना रैखिक ज्यामितीय डिजाइन में गतिक लेय बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सबसे प्रभावी है। तो भिन्न रेखा दिशाओं के साथ अग्रामी स्केलिंग। जटिल टेक्सचर वाले प्राकृतिक परिदृश्य का रेखा चित्र बनाते समय कौन सा दृष्टिकोण विवरण या सुपाठ्यता के बीच सर्वोत्तम संतुलन स्थापित करता है। तो रेखा की भिन्न मोटाई और चयनात्मक विवरण। चारों अगर ऑप्शन हमें इसके पढ़ने लग गए तो ये पेपर बहुत ही लंबा खिंच जाएगा। तो हम केवल जो हमारे 2 द पॉइंट उत्तर इन पर जिक्र कर लेते हैं। आपके पास अगर टाइम ज़्यादा मिलता है तो आप सबके उत्तर चारों ऑप्शन देखते रहना।
लयबद्ध डिजाइन में वक्रों की पुनरावृत्ति का भाव उत्पन्न करती है। तो जो समरसता है यह वक्रों की पुनरावृत्ति का भाव उत्पन्न करती है। बाबूराव सदवेलकर ने अपनी शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से निम्नलिखित में से किस संस्थान के आधुनिकीकरण में सहायता की है? तो वह जैज स्कूल ऑफ आर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक बेलन सिलेंडर के बारे में सत्य नहीं है? कि इसमें शीर्ष और कोर होते हैं। ये बात इनकी गलत है। यहाँ पर शीर्ष और कोर नहीं होते। इनकी ऊंचाई भी होती है, इसके वर्ताकार दार होते हैं, एक वर्त्य पृष्ठ होता है। बातें ठीक है, लेकिन ये वाली बात इनकी सही नहीं है। किसी वर्ग के भीतर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या होती है वर्ग की भुजा की आधी होती है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के किस कलाकार को प्रथम आधुनिक भारतीय मूर्तिकार के रूप में मान्यता है? तो सदानंद बांकरे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट चेन्नई की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1850 ईस्वी में होती है। उस विकल्प का चयन करें जो अभिकथन ए और कारण आर वाले कथनों के संबंध में सही है। अभिकथन ए कहता है त्रिआयामी रूप का भ्रम पैदा करने के लिए पेंसिल चित्रों में टोनल ग्रेडेशन आवश्यक है। टोनल ग्रेडेशन रेखा गुणवत्ता और रंग सटीकता के बीच अंतर करने में सहायता करता है। तो इसका ये सत्य है, लेकिन आर असत्य है। वस्तु चित्रण स्टिल लाइफ ड्राइंग जो है वस्तु में क्या प्रमुखता से प्रदर्शित करने में मदद करता है? तो उनकी कठोरता, कोमलता और स्वरूप। एक बेलन में कितने सपाट वृत्ताकार फलक होते हैं? तो 2 जो है सपाट वृत्ताकार फलक होते हैं। रजा की पेंटिंग बिंदु किसका प्रतीक है? तो भारतीय दर्शन में एकात्मकता का प्रतीक है। भारतीय दर्शन में एकात्मकता का प्रतीक है। एक वृत्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? केंद्र बिंदु और त्रिज्या। कौन सा डिजाइन दृष्टिकोण ज्यामितीय एवं प्राकृतिक दोनों रूपों की जांच करते हुए दृश्य संगति को बढ़ावा देता है? तो वह है एकता। 1919 में स्थापित भारत के पहले राष्ट्रवादी कला विद्यालय का नाम क्या था? तो वो था कला भवन। किसी आकृति की विशेषताएं किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो इसे बनाने के लिए प्रयुक्त रेखाओं का प्रकार। लाइफ स्केच का प्राथमिक फोकस क्या है? मानव आकृति और संचलन को कैप्चर करना। भीमबेटका की लगभग कितनी गुफाओं में भित्ति चित्रों के साक्ष्य मिले हैं? तो 225 में। बाबूराव सडवेलकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। स्फेरिकल ड्राइविंग में कोर शेडो की स्थिति क्या होती है? तो हाईलाइट के विपरीत होती है। मांडना पेंटिंग में पगलिया किसे दर्शाता है? आगमन का प्रतीक एवं पद चिन्ह। एक सफल रचना में संतुलन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? कलाकृति के दृश्य भार का विवरण जो है उसे संदर्भित करता है।
फ्रांस में स्थित उस प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक गुफा का नाम क्या है जो अपने विस्तृत भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो वह लास्को गुफा। प्रागैतिहासिक भारतीय कला के संदर्भ में भीमबेट का क्या महत्व है? यह प्राचीन गुफा चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग मृण मूर्तियों को पकाने से पहले ठोस बनाने के लिए किया जाता है? तो उन्हें धूप में रखना। मृत्तिका प्रतिरूपण में प्रयुक्त प्लास्टर का प्राथमिक प्रयोजन क्या है? मृत्तिका पृष्ठ को चिकना करना और सांचे बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा एनिमेशन का एक प्रकार नहीं है? तो ब्लूप्रिंट एनिमेशन जो है एक एनिमेशन का प्रकार नहीं है। एनिमेशन में सामान्यतः किस फ्रेम रेट का उपयोग होता है? तो यह है 24 फ्रेम रेट का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विआयामी दृश्य कला का उदाहरण है? तो वह है रेखाचित्र। सम्राट अगस्टस का निवास, जिसे डोम्स अगस्टसी के नाम से जाना जाता है और भित्ति चित्रों से समृद्ध रूप से दर्शाया गया है, पर स्थित है पेलेटाइन पहाड़ी। निम्नलिखित यूनानी वास्तुशिल्प कर्मों को उनकी विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सामने देखिए कॉलम ए और कॉलम दिए गया है। ए के अंदर आपके सामने जैसे डोरिक, आयोनी, कोरिन्थियन और मदनिका दिया गया है। उधर विस्तृत शीर्षों वाले पतले स्तंभ है, बिना आधार वाले सरल आधारभूत स्तंभ है, शीर्षों में पत्ती जैसा अलंकरण है और स्तंभ के रूप में प्रयुक्त स्त्री आकृति है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक का बी है, जैसे एक है इसका बी सही होगा, 2 का ए है इसका ये सही है, 3 का सी और 4 का डी। यानी जो डोरिक है वह बिना आधार वाले सरल मजबूत स्तंभ होते हैं। आयोनी का मतलब है विस्तृत शीर्षों वाले पतले स्तंभ है। इसके बाद है जो कोरिन्थियन है, वहाँ शीर्षों में पत्ती जैसा अलंकरण है, और मदनिका है वहाँ स्तंभ के रूप में प्रयुक्त स्त्री आकृति बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी कला तकनीक द्विआयामी निरूपण के बजाय त्रिआयामी रूप से अधिक संबंधित है? वह है संयोजन। गहराई का भ्रम लाने के लिए 2D आर्ट में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो वह है परिप्रेक्ष्य आरेखण का उपयोग किया जाता है। भारत में टेराकोटा को सर्वव्यापी मूर्तिकला माध्यम में क्यों जाना जाता है? यह विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में व्यापक रूप में फैला हुआ है। What do motion graphic usually combine? Text and design elements. Text and design elements इसका सही, यानी यहाँ पूछा गया है कि जो मोशन ग्राफिक है उसमें सामान्यतः किस चीज़ का यूज किया जाता है? तो वहाँ पर टेक्स्ट और डिज़ाइन के तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दिए गए कथन एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर द्वारा लेबल किया गया है। आकर्षक एनिमेशन के लिए वास्तविक दुनिया की भौतिकी के सटीक प्रेक्षण की आवश्यकता होती है। आर कारण कहता है संवेग और जड़ता जैसे भौतिकी के सिद्धांत वस्तुओं की गति और अन्योन्य क्रिया को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से इनके विकल्प चुनने हैं। तो कथन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। संयुक्तित पृष्ठों को रगड़कर कोलाज बनाना क्या कहलाता है? तो फ्रोंताज जो है कोलाज बना कहलाता है।
फ्रोंतेज या फ्रोंताज जो बनाना कहलाता है। ये जिस प्रकार आप सिक्के रख के बनाते हैं, जैसे कागज़ के नीचे सिक्का रखा, उसके ऊपर आपने पेन से रगड़ा तो उसकी जो छाप बन गई, इस जो ये विधि है या फ्रोंताज या फ्रोंतेज के नाम से जानी जाती है। फाइन आर्ट्स पद की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो ब्यूक्स आर्ट से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। लाइफ ड्राइंग एक कलाकार की सहायता करती है मानव शरीर रचना को समझने के लिए। विच मटेरियल वाज Which material was most commonly used to carve upper Paleolithic female figures like the Venus of Wilford? यानी प्रश्न में पूछा गया है कि विलेंडॉर्फ की वीनस जैसी उच्च पूर्व पाषाणकालीन जो महिला मूर्तियों को तराशने के लिए सबसे अधिक किस सामग्री का उपयोग किया गया था? यहाँ पर लाइमस्टोन का उपयोग किया गया था। लाइमस्टोन यानी चुन्ना पत्थर जो होता है उसको लाइमस्टोन कहा जाता है। प्रिंट मेकिंग में एक्वाटेंट प्रभाव द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो एक्वाटेंट का प्रभाव है वह रेजिन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उत्कीर्णात्मक प्रिंट मेकिंग में मुद्रण मशीन का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो कागज की स्याही से भरे खातिका में दबाने के लिए। Why is establishing a visual hierarchy important in graphic design methodology? तो इसका सही उत्तर होगा, यानी प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि ग्राफिक डिजाइन पद्धति के अंदर दृश्य पदानुक्रम स्थापित करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपका टू गाइड द व्यूअर्स अटेंशन थ्रू द कंटेंट इन पर्पजफुल ऑर्डर, यानी उद्देश्यपूर्ण तरीके से दर्शकों का ध्यान जो है विषय वस्तु की तरफ आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का उपयोग किया जाता है। ग्राफिक डिजाइन समाज को किस मुख्य तरीके से प्रभावित करता है? तो सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करता है। किसी रचना में दृश्य स्थिरता बनाने के लिए डिजाइन में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो संतुलन का उपयोग किया जाता है। ज्वलन के बाद मृत्तिका में रंग परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मृत्तिका में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्वलन के बाद उसके रंग को प्रभावित करती है। कथन 2 कहता है भट्टे में अपचाई वातावरण के कारण मृत्तिका पिंड का रंग गहरा हो जाता है। तो ऑप्शन 1 और 2 इसके बिल्कुल सही है। नक्काशी मुद्रण में सतह को उत्कीर्ण करने के लिए मुख्य रूप से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गोल रुखाने का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक भारतीय कला शैली स्वदेशी डिजाइन में प्रयुक्त की जाती है? तो वह है मधुबनी पेंटिंग। सिल्क स्क्रीन प्रक्रिया में स्क्वीजी का क्या अर्थ है? स्टेंसिल और स्क्रीनिंग की सतह पर स्याही को समान रूप से फैलाना। मृत्तिका में कार्बनिक कण मुख्यतः किस धर्म गुण में योगदान करते हैं? तो सुघट्यता को करते हैं। Why is consistency is in graphic design important of brands? It is help in creating a strong visual identity. पूछा गया है कि ब्रांडों के ग्राफिक डिजाइन में निरंतरता क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपका सही उत्तर है इसमें इट्स हेल्प इन क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग विजुअल आइडेंटिटी। एक मजबूत दृश्य पहचान बनाने के लिए मदद करता है।
निम्नलिखित में से कौन सी अद्भुत मुद्रण तकनीक है? कौन सी अद्भुत मुद्रण तकनीक है? अद्भुत यानी रिलीफ प्रिंटिंग जो है, उद्भृत यानी रिलीफ प्रिंटिंग तकनीक है। तो कास्ट चित्रण यानी वुडकट जो है इस प्रकार की तकनीक है। निम्नलिखित में से क्या हाफटोन से संबंधित है? तो बिंदुदार पैटर्न जो है हाफटोन से संबंधित है। थर्ड्स के नियम के अनुसार कैनवास में कुल कितने खंड होते हैं? तो 9 खंड होते हैं। मृत्तिका प्रतिरूपण के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस सांचों का उपयोग करने का निम्नलिखित कौन सा एक लाभ है? पीओपी सांचे सटीक बारीकी प्रदान करते हैं और उन्हें बनाना आसान होता है। ग्राफिक डिजाइनर शब्द किसने गढ़ा था? तो डब्ल्यू एडिसन डिविगिन्स ने यह शब्द गढ़ा था। मिक्की के योगदानों में किस कलाकृति श्रृंखला का उल्लेख नहीं है? तो पत्थर में अमूर्त पक्षी का उल्लेख नहीं है। प्रिंट मेकिंग सीमाओं के संदर्भ में रजिस्ट्रेशन से क्या तात्पर्य है? तो रंगों और प्लेटों का सटीक संरेखण। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक डिजाइन का मूलभूत अवयव नहीं है? तो वह है कंप्रेसिव। ग्राफिक डिजाइन का प्राथमिक प्रयोजन क्या है? तो संदेशों को दृश्य रूप में संप्रेषित करना। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपैथिक मैजिक इन आर्ट रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी कला में सहानुभूति है, सिंपैथिक होती सहानुभूति में, सहानुभूति जो जादू है की अवधारणा निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो यह क्रिएटिंग इमेजेस बिलीव्ड टू इफेक्ट रियलिटी बाय रिसेम्बलेंस और एसोसिएशन, यानी कि ऐसी छवियों का निर्माण करना जिनके बारे में माना जाता है कि वह समानता या संबंधता द्वारा वास्तविकता को प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से किसे रिलीफ प्रिंटिंग विधि के रूप में जाना जाता है? तो वह वुडकट है। तेल आधारित स्याही का उपयोग करके लिनोकट प्रिंटिंग के लिए कौन सा कागज सर्वोत्तम कार्य करता है? तो चिकना अवशोषक प्रिंट मेकिंग कागज। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कला मानव संस्कृति के सबसे अधिक जटिल पारंपरिक समस्याओं में से एक है? तो ये बात कही थी रिचर्ड वोल्हेम ने। ऑयल पेंटिंग में टेक्सचर बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो पैलेट चाकू का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक कला की व्याख्या क्या है? तो प्राकृतिक दुनिया में संबंधित अवलोकन का साधन। किसी कलाकृति में प्रभाविता और गहराई की रचना करने के लिए मोटी और पतली रेखाओं के उपयोग को कहते हैं रेखा परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सी एक ड्राइंग माध्यम के रूप में क्रेयॉन की एक विशेषता है? वह जीवंत रंग और सुगम सम्मिश्रण प्रदान करता है। कला का विषय और उद्देश्य क्या है? तो दर्शक से जुड़ना कला का विषय और उद्देश्य है। चित्रकला में प्रकाश और छाया के साथ आयतन का बोध प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो क्रॉस हैचिंग का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा छाया का एक उदाहरण है? मैरून कलर यानी लाल व काले रंग का जो मिलान करके रंग बनता है मैरून, उसे
छाया का एक उदाहरण माना जाता है। वायुमंडलीय या आकाशीय परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। तो दूरी दर्शाने के लिए, कॉन्ट्रास्ट कम करने और रंगों को फीका करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चमकदार तंतु रेशा वाले ढीले बटे हुए सूत प्राय किस प्रकार की बनावट उत्पन्न करते हैं? तो चमकदार और चिकने। किसी डिजाइन में रेखा द्वारा बनाई गई रूपरेखा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर छायाकृति कहते हैं। किस प्रकार की आकृतियाँ सामान्यतः रचनाओं में क्रम और स्थिरता के साथ स्थिरता के भाव का संदेश देती है? तो ज्यामितीय आकृतियाँ। सेगुइन से आप क्या समझते हैं? जो सेगुइन है वह काले रंग का क्रेयॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा रचना में प्रयुक्त एक मूल तत्व है? जो लाइन है वह रचना यानी कंपोजिशन के अंदर प्रयोग करने वाला एक मूल तत्व है लाइन। शारीरिक रेखा चित्र में सिर, धड़, अंग और चरित्र बनाने में समानता को कैप्चर करने एक आवश्यक सिद्धांत कौन सा है? वह है प्रपोर्शन। निम्नलिखित में प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ग्राफिक कंपोजिशन? यानी ग्राफिक रचना का कौन सा प्रकार नहीं है? तो लाइट एंड शेड कंपोजिशन। लाइट एंड शेड कंपोजिशन जो है, छाया और प्रकाश रचना जो है आपका ग्राफिक कंपोजिशन का भाग नहीं है। नेगेटिव स्पेस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो नेगेटिव स्पेस वस्तुओं के आसपास का रिक्त या खाली क्षेत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फिल्टर रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए होता है? तो वो होता है पोलराइजिंग। डार्क रूम फोटोग्राफिक प्रिंटिंग के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एक्सपोजर, डेवलपर, स्टॉप बाथ और ड्राइंग। सेरीग्राफी में उपयोग के बाद सक्यूजी का संरक्षण और अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? क्षैतिज रूप से किया जाना चाहिए। कोरेल ड्रॉ में टेक्स्ट टाइप करने और उसमें बदलाव करने के लिए मुख्यतः किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट टूल का उपयोग किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले मुद्रण हेतु बिंब को स्कैन करने के लिए अनुशंसित रिजोल्यूशन कितना होता है? तो 300 dpi होता है। एंडी वॉरहॉल की मर्लिन मोनरो सीरीज जैसी प्रसिद्ध पॉप कलाकृतियाँ किस माध्यम में निर्मित की गई है? तो वह सेरीग्राफी में निर्मित की गई है। पृष्ठभूमि का अवलोकन किस फोटोग्राफ को बेहतर बनाने में किया जा सकता है? तो यह विषय के अनुरूप स्वच्छ और रोचक पृष्ठभूमि चुनने में सहायता करता है। एनिमेशन फाइलें किस प्रारूप में सेव की जाती है? तो यह है .flv में सेव की जाती है। निम्नलिखित में से किसने कैमरा ऑब्सक्यूरा का उपयोग करके पहली बार तस्वीर ली थी? तो जोसेफ नाइसेफिनिप्स ने ये कार्य किया था। फोटोग्राफी में विषय के चयन का मूल नियम क्या है? बैलेंस और विजुअल इंटरेस्ट। कोरेल ड्रॉ में बेजियर टूल का उपयोग क्यों किया जाता है? एक वर्कित रेखा खींचने के लिए, यानी कर्व रेखा खींचने के लिए।
गहरे रंगों में अच्छी छपाई सुनिश्चित करने के लिए सेरीग्राफी विधि किस प्रकार की स्याही का उपयोग किया जाना चाहिए? सेरीग्राफी विधि में किस प्रकार की स्याही का उपयोग किया जाना चाहिए? तो वह अपारदर्शी स्याही का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्टिकल क्षेत्र में फोटोग्राफ सामान्यतः विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की किस सीमा के भीतर प्राप्त किए जाते हैं? तो 0.3 से लेकर 0.9 UM। कोरल ड्रॉ में वृत्त, वर्ग और बहुभुज जैसी आधारभूत ज्यामितीय आकृतियाँ बनाने के लिए मुख्यतः किस टूल का प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टेंगल एंड एलिप्स टूल का उपयोग किया जाता है। रेक्टेंगल एंड एलिप्स टूल का उपयोग। निम्नलिखित में से किस विधि में इमेज एक्सपोजर के लिए पारदर्शी फिल्म का उपयोग किया जाता है? सिल्क स्क्रीन का। निम्नलिखित में से किस मुद्रण तकनीक में स्क्यूजी का उपयोग किया जाता है? तो सेरीग्राफी का किया जाता है। प्रकाश में चित्रण किस माध्यम से संबंधित है? फोटोग्राफी। जो प्रकाश है उसमें चित्रण जो है किस माध्यम से संबंधित है? तो फोटोग्राफी से संबंधित है। कैमरे का कौन सा भाग कैमरे में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो द्वारक। निम्नलिखित में से कौन सा एनालाइजर का एक भाग नहीं है? तो शटर जो है एनालाइजर का एक भाग नहीं है। फिल्म पर आपतित या पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एपर्चर का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए कुछ प्रश्न इसके अंदर सेम आ जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये क्लास आपको कैसे लगी पूरी ज़रूर देखना और मुझे बताना, कमेंट करना। और इसके अंदर लास्ट के जो भाग है वहाँ पर आपकी ग्राफिक और विज्ञापन से संबंधित या फोटोग्राफी से संबंधित काफ़ी प्रश्न हैं। प्रश्नों को इनको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि DSSB का क्या लेवल होता है और किस लेवल की आपकी तैयारी चल रही है। मानना कि DSSB का जो ड्राइंग टीचर का एग्ज़ाम इतना टफ नहीं होगा, लेकिन उसका लेवल कुछ हद तक यहाँ तक जा सकता है। तो इसके लिए आप तैयार हैं। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।